आज के नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट में आप ये समझेंगे और देखेंगे कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कितनी कमजोर है। आज आप देखेंगे कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं और जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो कितने असहज, कमजोर और घुटनों पर बैठे हुए हैं। इनमें जितना भी जोर है आपस में दिखाने का जोर है, लेकिन ये कभी एक होकर भाजपा के खिलाफ नहीं लड़ सकते। आज की इस रिपोर्ट में मैं आपको ये समझाऊंगा कि आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या अखिलेश यादव की पार्टी, ये दो रुपल्ली भाजपा के आईटी सेल के जानवरों से भी बुरी तरह से हार जाते हैं। जी हाँ, जो भाजपा के पालतू हैं, जो 2 रुपए में ट्वीट, रीट्वीट और ट्रेंड चलाते हैं, ये कांग्रेस और ये अखिलेश यादव की पार्टी उन तक का कुछ उखाड़ नहीं पाती, तो देश का ये क्या ही भला करेगी। बड़े अफसोस के साथ मुझे न चाहते हुए भी ये सच आपको दिखाना और बताना पड़ रहा है। 21 मई 2025 का दिन आया, राजीव गांधी की जयंती यानी उनकी शहादत का दिन जब आया तो पूरी दुनिया ने उन्हें याद किया। लेकिन जिनको राहुल गांधी, जिनको कांग्रेस से नफरत है, अंग्रेजों के गुलाम हैं, उनके सीनों पर सांप लौट गया। कई तरह के वीडियो राहुल गांधी के शेयर किए गए। कितने अफसोस की बात है कि एक बेटा अपने बाप के मरण दिन पर उनकी समाधि पर जाता है, उस पर भी उस औलाद को ट्रोल किया जाता है। सही बात है, ट्रोल कर भी वो रहे हैं जिसके अब्बा के अब्बा का कुछ पता नहीं है, जिन लोगों के फाफा के बाप का कुछ नहीं पता, जिसने अपनी बीवी को छोड़ दिया, जिसके कोई बच्चे नहीं, उनके चाहने वाले एक बेटे को ट्रोल करने लगे। यहां तक भी ठीक था, गंदी राजनीति भाजपा खेलने में सबसे आगे रहती है, तो ये तो राहुल गांधी भी समझ रहे हैं कि इस तरह की बातें तो आम हैं भाजपाइयों के द्वारा। लेकिन ये देखिए, अरुण नाम का एक पालतू भाजपा का कटकना कुत्ता है, अरुण यादव @अरुण कोसली लिखता है। ये कल का ट्वीट है जिस दिन राजीव गांधी की बरसी मनाई जा रही थी। आज के दिन राजू को पेल दिया गया था। राजू के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि वो इटली से नचनिया सोनी भौजी लाया था। उससे भी बड़ी उपलब्धि ये थी, सोनी के मजे सबने लिए। ग्वालियर के राजा से लेकर कवात्रोची और अहमद पटेल, बस बेचारा राजू को कभी मजे नहीं दिए सोनी ने। देश ये बलिदान याद रखेगा। माल लाओ और दूसरों को मजे के लिए दे दो। बहुत त्यागी था बेचारा। ध्यान दीजिए दोस्तों, मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा समझ सकता है कि इस ट्वीट में किसको क्या क्या और किस लेवल पर गिरकर, जितना इनका बाप फाफा गिरता है उससे ज्यादा ये गिरकर ये ट्वीट किया गया है। इतना ही नहीं, अगला ट्वीट देखिए। अरुण यादव भजपिल्ला लिखता है, मोहम्मद यूनुस इंदिरा गांधी उर्फ मेमुना बेगम का दूसरा अघोषित पति था। वह संजय गांधी का असली पिता था। यह गुप्त निकाह था। उसी यूनुस ने संजय की मेनका के साथ शादी के समय ससुर का रोल किया था और अड़ गया था कि बारात मेरे घर से निकलेगी। जब संजय को यह पता चला कि उसका बाप कौन है, आगे की बात मैं नहीं बोलूंगा। इस लेवल पर बात राजीव गांधी के बारे में, राहुल गांधी के और उनकी मां के बारे में किया जा रहा है। कमाल यह है कि इस 2 ट्वीट को देखकर आपका दिल भी जल उठा होगा, लेकिन कांग्रेस कुछ उखाड़ नहीं पा रही है। बात करें दूसरी पार्टी की, तो मोदी सरकार का ये भजपिल्ला है, तो जाहिर सी बात है विपक्ष की तमाम पार्टियों को गरियाएगा ही, भौंकेगा ही। लेकिन ये इतनी नीचता पर उतरेगा और खुल्लम खुल्ला इस तरह से राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अखिलेश यादव को गरियाएगा, माँ बहन की गाली देगा और राहुल गांधी से लेकर
अखिलेश यादव की पार्टी चूड़ी पहनकर छन छन करती रहेगी, यह भारतवासियों को समझ में नहीं आया। जरा ये देखिए, इसने 4 ट्वीट बैक टू बैक, कई ट्वीट इसने अखिलेश यादव के खिलाफ भी किए हैं। किस तरह के अपमानजनक पोस्ट किए गए हैं, जरा सोचिए। अगर किसी ने मोदी के खिलाफ ऐसा ट्वीट कर दिया तो पर्सनली मोदी खुद आकर माइक पर रोने लगेंगे रात को 8 बजे। यह अरुण यादव राजकुमार भाटी एसपी को मेंशन करके कहता है कंटेंट कैसा लगा। अगला देखिए, फिर दोबारा भाटी को ये टैग करता है टीएमसी बहुत बढ़िया राजनीतिक दल नहीं है। फिर इसके बाद तीसरा ट्वीट करता है, ये देखिए, मतलब अखिलेश यादव के फोटो को किस तरह से एडिट करके उनको अपमानित किया जा रहा है 2 रुपये की दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोगों के द्वारा। एक कुतिया पकड़कर खुश हो गया, अब हम सुअर अली शेखुद्दीन का शिकार करेंगे, बाप से पंगा मत ले भाटी, तेरी भाटी बुझ जाएगी। फिर एक और ट्वीट, हेलो राजकुमार भाटी, कैसा लगा कंटेंट, टीएमसी बहुत अच्छी पार्टी है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक भजपिल्ला खुल्लम खुल्ला तमाम विपक्ष की पार्टी के दिग्गज नेताओं का अपमान कर रहा है। विपक्ष की पार्टी मिलकर भी एक भजपिल्ले को जेल में नहीं डलवा पाई है। इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और राजीव गांधी, इन तमाम विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं को गाली बकने के बाद हिंदू समाज ने, खासकर जो भाजपा के चाहने वाले हैं, उस अंधभक्त समाज ने इस अरुण यादव को इतना सपोर्ट किया कि उसकी आंखें नम हो गईं। स्पेशल वीडियो बनाकर वो अपने अंध भक्तों का शुक्रिया अदा कर रहा है कि आपने मुझे इतनी हिम्मत दी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से गाली बकने में, अपनी औकात दिखाने में, मेरी माँ ने जो मुझको सिखाया है वो बताने में, वो बोलने में आप इतना खुश होंगे। इसने स्पेशल वीडियो बनाकर तमाम अंध भक्त जनता का शुक्रिया अदा किया है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तमाम विपक्ष की पार्टी के नेताओं पर लानत है कि वो तुम्हारे मुर्दा नेताओं पर, शहीद नेताओं पर, जिनकी बरसी है, उनके बरसी के दिन उन्हीं को गरियाया गया इसके द्वारा और तुम कुछ उखाड़ ना पाए। तुम सिर्फ उखाड़ ना पाए बल्कि तुम्हारी असलियत और तुम्हारा दम यहां नजर आ गया कि वो अंधभक्त समाज का शुक्रिया अदा कर रहा है। अरुण यादव भजपिल्ला, देखिए। जय श्री राम मित्रों, क्या हाल चाल है? आई होप सब बढ़िया। आपने आज बहुत ही शानदार सपोर्ट किया। मुझे नहीं पता था कि इतने सारे सनातनी भाई बहन दिल की गहराइयों से मुझे इतना प्यार करते हैं, मेरा इतना सपोर्ट करते हैं। और आप लोगों ने जो किया, मेरे चेहरे पे यूजुअली आप लोगों को स्माइल नहीं दिखती है, बट सीरियसली आई एम वेरी हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। अंदर से बड़ी खुशी हो रही है। और सीरियसली आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस काइंड ऑफ सपोर्ट फॉर ए स्मॉल पर्सन, एक छोटा सा इंसान जो सिर्फ अपने विचार और अपनी लिखने की थोड़ी सी अलग सी स्टाइल से आज आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दे दिया कि मैं पता नहीं किस तरह आपके इन एहसान का बदला चुका पाऊंगा। सीरियसली तो देखिए, गलत भाषा का, गलत चीज़ों का मैं समर्थन नहीं करता, बट हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय योगी जी के बारे में भी ये लोग इतना गलत सलत बोलते हैं, उनके बारे में कितना गंदा गंदा बोलते हैं, उनके परिवार तक को टारगेट करते हैं। तो ये बात बर्दाश्त नहीं होती, किसी भी सनातनी से बर्दाश्त नहीं होती। इन लोगों को, मोदी जी को, योगी जी को ना, इनको अपने परिवार में, अपने भाई को, अपने परिवार में अपनी बहन को, अपने बच्चों को आगे, इनके तो बच्चे तो हैं ही नहीं, इनको कोई अपने परिवार से किसी को आगे बढ़ाना है क्या? है मोदी जी का परिवार है, वो एक आम जिंदगी जीता है, आम इंसानों की तरह रहता है। योगी जी का परिवार है, उनकी बहन, उनका भाई फौज में है, उनकी बहन अपना बेचारी दुकान खोल के अपना गुजारा करती है। क्या ये बाकी पार्टियों की तरह, परिवारवादी पार्टियों की तरह, क्या योगी जी और मोदी जी चाहे तो अपने परिवार को सभी सुख सुविधाएं नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं, बट नहीं, उनके लिए पूरा हिंदू समाज, पूरा देश ही उनका परिवार है। एक अकेला कितना बेशरम है, एक अकेला कितना बेहया है,
एक अकेला कितना बगैरत है, एक अकेला कितना घटिया है, एक अकेला कितना जलील है, एक अकेला कितना गंद है, आप सोच नहीं सकते। एक अकेला पूरे देश का सबसे बड़ा गंद बन चुका है। सोचिए दोस्तों, आप सोच भी नहीं पाएंगे कि देश में चल क्या रहा है। कहने वाले ने कहा था कि सेना पर राजनीति नहीं करनी होगी। ऑपरेशन सिंदूर करने वाली इंडियन आर्मी, ऑपरेशन सिंदूर करने वाली इंडियन नेवी, इंडियन आर्म फोर्सेस, इंडियन एयर फोर्स और हमारी इंटेलिजेंस, लेकिन क्रेडिट लेने वाला सिर्फ एक आदमी। तस्वीर देखिए, यह देखिए दोस्तों, अल्लाह अकबर, यह हमारे देश की सेना का अपमान नहीं तो क्या है। अरे जो अपने भगवान का नहीं हुआ, जरा इस तस्वीर को देखिए। श्री राम जी का अपमान, जब वक्त आया तो राम के नाम पर बेगैरतों ने वोट मांगकर श्री राम से बड़ा, तस्वीर देख लीजिए, भगवान श्री राम से बड़ा मोदी को बता दिया, दिखा दिया। जगह जगह खंभों पर मोदी और राम जी के कटआउट को टांग दिया। आज ऑपरेशन सिंदूर, उसमें भारतीय सेना के फर्जी ड्रेस में, बताइए वो आदमी जो हर बार, कमाल है ना, हर बार चुनाव से पहले पाकिस्तान हम पर हमला कर देता है, चाहे हमारा हाल जो भी हो, हम जीत जाते हैं, हम ऐलान कर देते हैं कि हम जीत गए। इस आदमी को देखिए जो इस देश का प्रधानमंत्री है, लेकिन सेना के, सबको पता है कि जैसे वो एक्टिंग थी, सेना के कपड़े पहनकर, फाइटर जेट के पायलट के कपड़े पहनकर इसने जो फोटो शूट करवाया था, फोटो शूट प्रधानमंत्री, इसके वो बैनर होर्डिंग्स पूरे देश में लगाए गए। सोचो हमारे कितने लोग शहीद हुए, देश पर आतंकी हमला हुआ, उस पर आतंकी हमला हमारे मुल्क पर होने वाले उस कांड के बाद हमारा देश का प्रधानमंत्री आतंकवादी हमलों के ऊपर एक ऑपरेशन करके, जो खुद नहीं कर रहा है, देश की सेना ने किया है, सेना को किनारे करके अपने मुंह को चमकाकर ऑपरेशन सिंदूर का सारा क्रेडिट खुद इस तरह ले लिया जैसे अगला इंसान खुद ही राफेल में बैठकर पाकिस्तान पर बम गिराने गया था। आपको यह तस्वीर भी याद होगी। तुम काहे के भगवान के चाहने वाले हो। दोस्तों, आज भगवान श्री राम का चाहने वाला इतनी तादाद में नहीं मिलेगा जितनी मोदी तादाद में। सोचिए, जब राम मंदिर बना तो ये ग्राफिक्स मोदी सरकार के द्वारा जारी किया गया, जिसमें आप देख सकते हैं कि प्रभु श्री राम बहुत छोटे नजर आ रहे हैं, लेकिन मोदी का कद उनसे काफी ऊंचा है और मोदी भगवान श्री राम को मंदिर लेके आए हैं। और उसके बाद पूरे देश को नारा दिया गया, जो राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे। हालांकि उनको लाने के बाद पूरे देश भर में क्या चल रहा है सबको पता है। जो मोदी कर रहे थे, आज दिल्ली की सड़कों पर खड़े होकर जो फीस बढ़ाई गई है उस पर आर रोना कर रहे हैं। जगह जगह पर अब इलाकों में पानी ही नहीं है, टैंकर 3-3 दिन बाद आ रहा है, घर में पानी गंदा आ रहा है। यह मोदी ने एक झटके में दिल्ली का विकास कर दिया है, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है कि मोदी जी हमने तो वोट दिया था, हमें तो बख्श दो, अबे पहला नंबर तुम्हारा ही आएगा। ये सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जितने भी झूठे फर्जी लोग मिलेंगे वो मोदी के चाहने वाले मिलेंगे। शायद मोदी का यही फार्मूला है, जब भी मुंह खोलो झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो। जरा देखिए दोस्तों, ये दो तस्वीर ऊपर और नीचे आप ध्यान से देख लीजिए। ये तस्वीर जो यूट्यूबर गिरफ्तार हुई हैं उनके साथ राहुल गांधी की तस्वीर है। धर्मेंद्र मानेसर, मोदी का परिवार, देखिए जिसके नाम के आगे मोदी लगा होता है, मोदी का परिवार, वो देश का सबसे बड़ा झूठी टोली का एक टॉप लेवल का झूठा ही निकलता है। पहले इस फोटो को देखिए और ट्वीट पढ़ लीजिए। पाकिस्तान की गुप्तचर ज्योति मल्होत्रा राहुल गांधी के साथ, कितना विचित्र संयोग है, हर देशद्रोही इनके साथ क्यों दिखता है। एक कंप्लेंट राहुल गांधी के खिलाफ होनी चाहिए। जी बताएं। अरुण कोसली, भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। #वी सपोर्ट अरुण यादव। दोस्तों, वो ये है अरुण यादव, ये वही भजपिल्ला है जिसकी शुरुआत की ही तस्वीर में मैंने आपको दिखा दिया था कि किस तरह से ये विपक्ष की पार्टियों को
गरिया रहा है, उनके फोटोज को एडिट कर रहा है। उसके सपोर्टर ने ये 2 तस्वीरें शेयर की जिसकी असलियत ये है। टाइम्स ऑफ इंडिया में अदिति राहुल गांधी के साथ नजर आ रही है। कांग्रेस की एमएलए हैं अदिति सिंह। उन्होंने वो साड़ी पहनी है। उनके फोटो को छेड़छाड़ करके, फोटोशॉप से एडिट करके यूट्यूबर जो सनातनी धर्म की जो गद्दार गिरफ्तार हुई है हरियाणा से, भगवान श्री राम की भक्त जो बनती थी, महाकाल की भक्त बनती थी, हिंदुओं की बहन, हिंदुओं के घर के रहने वाली देश की गद्दार, जो इस वक्त हिसार पुलिस की कस्टडी में है। बताना चाहूंगा उसकी फोटो, मतलब उसका चेहरा जो है एमएलए अदिति सिंह के मुंह पर लगा दिया गया। असली फोटो ये है टाइम्स ऑफ इंडिया की, जिसमें साड़ी आप देख रहे हैं वही है, मुंह जो है यही था असली, लेकिन चेंज करके उस यूट्यूबर महिला गद्दार, हिंदू गद्दार का चेहरा लगाया गया। तो याद रखना, भाजपिल्लों की तरफ से अगर कोई भी खबर आती है तो आपको 99.99% सोचना है, समझना है कि ये झूठ है। जब तक कोई सबूत पुख्ता ना आ जाए भजपिल्लियों के बारे में, तब तक आपको विश्वास नहीं करना है, क्योंकि भजपिल्ला आपसे कभी सच नहीं बोलता। आज ये पूरी दुनिया जान ले, भारत का बहुसंख्यक समाज का तबका मुसलमानों से हर तरह से नफरत करता है, और अगर वो खासकर भाजपा की तरफ हो और मोदी का फैन हो, तो ऐसे में वो महिला हो या पुरुष, उसको मौका मिलेगा तो मुसलमानों की जिंदा खाल नोच लेगा। महिला हो, हिंदू हो, कोई और हो, बच्चा हो, जवान हो, अगर वो भाजपाई है तो वो किसी से प्यार नहीं करेगा। उसके अंदर एक हैवान होगा, वो कभी भी सच कबूल नहीं करेगा, जिंदगी उसकी झूठ पर टिकी होगी। लेकिन दोस्तों, ये अकाउंट देख लीजिए, इस अकाउंट को देखिए, ये भी भजपिल्ली है, दीपिका नारायण भारद्वाज। ये पता नहीं कौन सी गंदी फिल्में बनाती है और कहाँ की डायरेक्टर है, हमको तो नहीं पता। दीपिका नारायण भारद्वाज, जर्नलिस्ट, फिल्म मेकर, सोशल एक्टिविस्ट, डायरेक्टर, पता नहीं कौन कौन सी फर्जी फिल्में बनाई होंगी इसने। बहरहाल, आप बस ये समझने की कोशिश कीजिए कि किस लेवल की पर्सनैलिटीज मुसलमानों से नफरत करती है, हैवानियत पर उतरी है। इस औरत का घिनौना चेहरा देख लीजिए, दीपिका नारायण। इसने क्या किया, एक फर्जी वीडियो को शेयर किया। उसमें जो एक एडिटेड वीडियो है, स्क्रिप्टेड वीडियो है, वो वीडियो बनाया भी इसलिए गया था, स्क्रिप्ट करके अपलोड इसलिए किया गया था कि मुसलमान ही बदनाम। उस फेक वीडियो को, स्क्रिप्टेड वीडियो को शेयर करके दीपिका नारायण लिखती है कि जब पति ने 22 साल की लड़की को तलाक दे दिया और हलाला उसके ससुर के साथ करवाया गया, तो हस्बैंड ने कहा कि अब हलाला हो गया है, अब मुझसे शादी करो। लेकिन उस 22 साल की लड़की ने अपने पति के साथ जाने से मना कर दिया और 60 साल के ससुर के साथ रहने को तैयार हो गई। बॉब कीप ऑन पैरोटिंग, ये अल्लाह का कानून है, अल्लाह का कानून। हजरात, जिस तरह से इस सुअर की औलाद ने अल्लाह के नाम का इस्तेमाल करके एक फेक वीडियो, जिसका मकसद ही ये था कि मुसलमानों को बदनाम किया जाए, इसने उसको शेयर किया। अब ये ट्वीट देखिए, जब इस दीपिका भारद्वाज के असली बाप मोहम्मद जुबैर ने इसकी तमाम फेक वीडियो को नंगा कर दिया और दिखा दिया कि वीडियो के कई पार्ट में लिखा गया है कि वीडियो स्क्रिप्टेड है और एंटरटेनमेंट पर्पज से है। जब ये शेयर किया और एक्सपोज किया, तो खुद मोहम्मद जुबैर ने लिखा कि सो कॉल्ड मेंस राइट एक्टिविस्ट दीपिका भारद्वाज shared a scripted video making fun of Muslim community। यानी मोहम्मद जुबैर ने दीपिका भारद्वाज की औकात खोल डाली। ऐसे दीपिका भारद्वाज जैसे कितनी पर्सनैलिटीज भारत के अंदर हैं जो मुसलमानों से बेइंतहा नफरत करते हैं। जब इनसे पूछ लो कि भाई तुम शिवलिंग की पूजा करते हो, क्यों करते हो, जब इनसे पूछ लो कि भैया पांडव कैसे पैदा हुए थे, जब इनसे पूछ लो कि नियो क्या है, जब इनसे पूछ लो कि भाई वो थे एक बहुत बड़े देवता, उन्होंने अपनी पुत्री के साथ शादी कर ली थी, ये तमाम हिंदू किताबों में है, जरा इस पर टिप्पणी करेंगे, तो दोस्तों इनको बुरा लग जाता है।
ये तुरंत रोना शुरू कर देते हैं, FIR करो इस पे, FIR करो, ये क्यों पूछ लिया, ले FIR करो। तो इनकी हालत ऐसी हो जाती है। लेकिन मुसलमान को कुछ पता हो तब ना पूछे, कोई हमसे पूछ के देखे, एक झटके में नाड़ा खींचेंगे, नंगे हो जाओगे नंगे। हजरात, ये भारत एक खूबसूरत देश है, यहाँ कई तरह की मानने वाले लोग रहते हैं। ऐसे में इनको लगता है कि हम दूसरे पर उंगली उठाएंगे तो हमारे धर्म में कोई सवाल नहीं है। सवाल इतने हैं कि जवाब देता बनेगा नहीं। लेकिन दोस्तों, ये तो मुसलमानों की शराफत है कि ये कुछ भी कर रहे हैं, हम खामोश रहे हैं। लेकिन ये मुसलमानों की बेगैरती है, जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बात आती है तब हमें चुप नहीं रहना चाहिए, तब तो लीगल एक्शन लेना चाहिए, सड़क पर उतरना चाहिए। लेकिन मुसलमान खामोश रहता है। इस वजह से ऐसे कुत्ते की नस्लें मुसलमानों के पैगंबर और इस्लाम पर टिप्पणी करते हैं। दीपिका भारद्वाज को जैसे ही मोहम्मद जुबैर ने नंगा किया, सवाल पहले ही आ गए थे, सच्चाई पहले ही आ गई थी। ऐसे बहुत सारे हिंदू भाइयों ने फैक्ट सामने रख दिया कि ये स्क्रिप्टेड वीडियो है। लेकिन जब मोहम्मद जुबैर ने अपना जुबैरपना दिखाया तो दीपिका भारद्वाज ने तुरंत संघियों की तरह उस ट्वीट को डिलीट कर दिया और ऐसे बन गई जैसे उसने कुछ किया ही नहीं है। लेकिन आपकी स्क्रीन पे जो चीज़ अब नज़र आ रही है, ये मोहम्मद जुबैर ने आर्काइव लिंक इनका शेयर कर दिया है। ये आर्काइव का स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। इनको लग रहा है कि इन्होंने डिलीट कर दिया तो दुनिया भूल जाएगी, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि इन्होंने लिखा क्या। लेकिन इस ट्वीट की लैंग्वेज से जो इन्होंने वीडियो अलग से एक फेक वीडियो शेयर किया और उसमें जो अपनी सोच रखी, उससे पूरे हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया को अब पता चल जाना चाहिए कि दीपिका भारद्वाज जो तथाकथित फिल्म की डायरेक्टर हैं और पता नहीं कौन सी फिल्म की डायरेक्टर हैं, ये इस्लाम के लिए और मुसलमानों के लिए कितनी घृणा अपने दिल में रखती हैं। साथ ही अब आपको ये भी समझ जाना चाहिए कि ऐसी फिल्म बनाने वाले लोग अपनी फिल्म के अंदर मुसलमानों की छवि को प्री प्लान किस तरह से बनाते और दिखाते हैं। उधर भारत में बेरोजगारी का स्तर ये है, हर बेरोजगार को कोई ना कोई मुद्दा बनाना है, चाहे फेमस होने के लिए, चाहे टाइम पास करने के लिए। भारत में सैकड़ों तरह की भाषाएं बोली जाती हैं और ये तमाम भाषाएं भारत के सीने से निकली हैं, चाहे वो हिंदी हो, उर्दू हो, कन्नड़ हो, पंजाबी हो, कोई भी हो। यहाँ पर हर प्रांत के लोग रहते हैं और तरह तरह की भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। लेकिन नफरतियों को क्या ही चाहिए। बेंगलुरु में SBI की एक शाखा में एक महिला कर्मचारी से कन्नड़ बोलने वाला बेंगलुरु व्यक्ति कहता है कि ये बेंगलोर है, आपको कन्नड़ ही बोलनी पड़ेगी। अगली महिला कह रही है कि ये हिंदुस्तान है, भारत है, मैं हिंदी ही बोलूँगी। और वैसे भी उसे हिंदी के अलावा यानी जो कन्नड़ है वो नहीं आती। आप में से कितने ऐसे लोग होंगे जो यूपी के हैं या किसी शहर के हैं, उनको किसी और स्टेट की अगर भाषा नहीं आती तो क्या वो वहाँ जॉब नहीं कर सकते? बेंगलोर क्या थाईलैंड में आ गया? क्या आपको अब उस देश की भाषा बोलनी पड़ेगी? दोस्तों, एक ये नया ट्रेंड शुरू हुआ है। पुणे से लेकर आप अब बेंगलोर तक देख लीजिए, हर स्टेट के बेरोजगार लोग इसी चीज़ में लगे हुए हैं, फालतू चीज़ों में, कि भाई तुम्हें यहाँ की भाषा बोलनी पड़ेगी। अब उनके बहस का जो वीडियो वायरल हुआ है, पहले वो देख लीजिए। कर्नाटक ಮೇಡಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮೈನ್ ಫಸ್ಟ್, ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಡಮ್, ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್. ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು? ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮೇಡಮ್? ಕನ್ನಡ ಮೇಡಮ್. ಮೇಡಮ್ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ, ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಡಮ್. ಚೇರ್ಮನ್ ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಇದು RBI ರೂಲ್ ಇದೆ. ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ಬಾರ್ದ? ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಿ ಮೇಡಮ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಕನ್ನಡನೇ ಬರಲ್ಲ? ಇರಿ ಸರ್, ಮಾತಾಡಿ ಮೇಡಮ್. ನೀವು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮೇಡಮ್? ಸೂಪರ್. ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು SBI ಬ್ಯಾಂಕು ಚಂದಾಪುರದಲ್ಲಿರುವ SBI ಸೂರ್ಯ ಸಿಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವ್ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡೋಣ. ಕನ್ನಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಕನ್ನಡ ನಾವು ಏನಿದ್ರು ಕನ್ನಡಿಗರು, ನಾವು ಒಂದಾಗ್ಲೇಬೇಕು. SBI ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ನಾವು ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಸೋಣ. ಆಯ್ತು, ನೋಡೋಣ. ಪ್ಲೀಸ್ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೇಡಮ್, ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಆಯ್ತು, ನೀವು ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಓಹೋ, ಸೂಪರ್ ಮೇಡಮ್, ಸೂಪರ್.
ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ಮೇಡಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಕನ್ನಡ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ ಬಿಡಿ, ಸೂಪರ್ कन्नड़ा मत। बताइए इसमें कौन गलत है, कमेंट कीजिए और अपने आप को इसमें रख के देखिएगा कि अगर आप कहीं नौकरी करने जाते हैं, कमाल है, अगर आप नौकरी करने जाते हैं तो आपको उस स्टेट की भाषा ही बोलनी पड़ेगी। ये कौन सी किताब में लिखा है? लेकिन नौकरी क्या नहीं करवाए, जब बात नौकरी पर आ जाए तो आप सही हो या गलत, कई बार अपने बॉस के आगे आप सही होते हैं लेकिन आप बॉस से बहस नहीं करते, क्योंकि आपको अपनी EMI भरनी है, गरीब माँ बाप को पैसा भेजना है, अपनी शादी के लिए और अपनी ज़रूरतों के लिए, दसियों तरह की ज़रूरतों के लिए आपको कमाई करनी है, पैसा ज़रूरी है। ऐसे में एक वीडियो और आई इसके बाद जिसमें ज़बरदस्ती उस लड़की से कन्नड़ भाषा में ही आखिरकार माफ़ी मंगवाई गई। ಯಾರಿಗೆ ಆಗಲಿ ನೋವಾಗಿದ್ದರೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಕರಿಸುತ್ತೇನೆ। वहीं दूसरी तरफ एक बात पूरी दुनिया को क्लियर हो गई है, पूरी दुनिया को समझ में आ चुका है कि गोदी मीडिया का स्तर क्या है। आज हमारे प्यारे हिंदुस्तान और प्यारे भारत का अपमान पूरी दुनिया में इस गोदी मीडिया की वजह से हुआ है। जितना गोदी मीडिया जिम्मेदार है उतना आप, मैं और हम सब जिम्मेदार हैं। अगर हम गोदी मीडिया देखते हैं, इस पाकिस्तान और भारत की जंग के दौरान गोदी मीडिया का जो रोल रहा है उसने भारत का अपमान भरपूर तरीके से करवाया है और जग हसाई करवाई है। मोहतरम हजरात, गोदी मीडिया हमेशा फेक न्यूज़ ही दिखाता है और फैक्ट चेक भी नहीं करता। सोचिए, इतने बड़े लेवल पर काम करने वाले जिनके पास हजारों लाखों लोगों की टीम होती है, वो मिलकर फेक न्यूज़ चलाते हैं। अब एक नया धंधा शुरू हुआ है। अर्नब गोस्वामी, सुधीर तिहाड़ी जैसे, अंजना ओम मोदी जैसे, अमन दंगाई जैसे बड़े बड़े पत्रकार आकर कुछ भी उल्टा सीधा बोलकर चले जाते हैं और जब जलील होते हैं तो माफ़ी मंगवाने के लिए किसी और को आगे कर देते हैं, जूनियर्स को आगे कर देते हैं। ये भी तमाशा सामने आप देख चुके हैं। ऐसे में अमित मालवीय ने ये देखिए एक वीडियो तुर्की का शेयर किया। जी हाँ, तुर्की का वीडियो शेयर किया। हालांकि ये वीडियो तुर्की का नहीं बल्कि वीडियो में लोगो जो लगा हुआ है वो रिपब्लिक भारत का लगा हुआ है। रिपब्लिक भारत ने एक फेक वीडियो जो तुर्की की एक कांग्रेस सरकार है उसकी बिल्डिंग को दिखाया और कहा कि आपको पता है, अब यहाँ से अमित मालवीय का आप पढ़ सकते हैं कि किस तरह से इसने एक झूठ को एक्सप्लेन किया है। कहता है कि कांग्रेस पार्टी रजिस्टर्ड है तुर्की के अंदर। क्या आपको पता है? क्या राहुल गांधी एक्सप्लेन कर सकते हैं? आगे पढ़ने से पहले बता दूं, इस वीडियो के अंदर जो रिपब्लिक भारत ने बिल्डिंग दिखाई है वो कांग्रेस की, भारतीय कांग्रेस की नहीं बल्कि इस्तांबुल में तुर्की में एक जो कांग्रेस पार्टी है उस पार्टी का यह दफ्तर है। जब पूरी तरह से जग हसाई एक बार फिर से हुई तो रिपब्लिक भारत ने, जी हाँ देखिए, रिपब्लिक भारत ने माफी वीर के नक्शे कदम पर चलते हुए माफी मांगी। यानी पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर से रिपब्लिक भारत जलील हुआ। यह डिजिटल माफी आपकी स्क्रीन पर है जो रिपब्लिक भारत ने पब्लिकली मांगी है। सोचिए, अर्नब गोस्वामी जैसा पत्रकार जो अपने मुंह से सिर्फ झूठ और सिर्फ झूठ बोलता है, उसकी वजह से देश के एक बड़े मीडिया चैनल को माफी मांगनी पड़ती है। जिसके बाद कांग्रेस ने भी जबरदस्त तरीके से ये पोस्ट करके कि बड़ा क्रिएटिव पोस्ट किया है कांग्रेस ने, सॉरी इट्स नॉट एनफ। सीधी बात है, ये हर बार झूठ बोलते हैं, हर बार माफी मांग लेते हैं। कितनी क्रिएटिविटी से रिपब्लिक भारत के सॉरी के अंदर डिजाइन कर दिया है, ये किसी भी ग्राफिक डिजाइनर के लिए इंस्पिरेशन है। लेकिन सोचिए दोस्तों, इस जग हसाई के बावजूद अर्नब गोस्वामी आज फिर रात को गला फाड़ता हुआ कोई नई फेक न्यूज़ फैलाता हुआ नजर आएगा। बल्कि कांग्रेस को तो वही आज टाइटल ही यही है कि कांग्रेस में इतना दम ही नहीं है कि कांग्रेस एक टुच्चे से ट्रोलर को गिरफ्तार करवा सके तो अर्नब गोस्वामी का क्या ही उखाड़ेगी। वहीं इस भारत देश में रोज किसी न किसी मुसलमान को मॉब लिंच करके मारा जा रहा है, मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। पाकिस्तान के पेशावर तक कब्जा नहीं कर पाए, ख्वाब में ही रह गए। मेजर
तथाकथित काहे का मेजर मेजर के नाम पर ही कलंक है। गौरव आर्या भौंकता रह गया, चीखता रह गया, लेकिन पेशावर और इस्लामाबाद तक कद्दू कुछ नहीं कर पाए। कब्जा करने की बात कर रहे थे, पीओके आजाद करवाने की फाफा बात कर रहे थे, लेकिन कुछ न हुआ। ऐसे में अब उसकी फ्रस्ट्रेशन भारत के हिंदू मुसलमानों पर निकाल रहे हैं। यह बहुत अफसोस, सद अफसोस की बात है। अब ये शायद सहारनपुर का एक वीडियो है जिसमें रोहित प्रधान का एक गोबरखोर एक 80 साल के बुजुर्ग को उन्हें टोह टोह कर, उन्हें उंगली कर करके, तू तड़ाक करके, जैसे वो अपने माँ बाप से करते हैं, आड़े टेढ़े सवाल कर रहा है। उनके मुंह से न जाने क्या निकलवाना चाह रहा है, जबकि बुजुर्ग व्यक्ति कह रहा है कि इस बारे में मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, मुझे जब पता ही नहीं है तो मुझसे सवाल क्यों कर रहे हो। लेकिन किस तरह से उसने इस्लाम को और तमाम मुसलमानों को आतंकवादी ठहराने की, गलत ठहराने की कोशिश करते हुए समाज में दंगा भड़काने की कोशिश की। पहले ये वीडियो देखिए और उसके बाद दिमाग में ये भी रखिए कि सहारनपुर पुलिस या देश की पुलिस इंटेलिजेंस क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेगी? जवाब आपको पता है, नहीं। लेकिन फिर भी ये वीडियो आपको दिखाता हूँ। तेरे हिसाब तो औरंगजेब ठीक था नहीं था? तेरे हिसाब तो औरंगजेब ठीक था नहीं था? हाँ या ना? जो आपको पता वो मुझे पता। तेरे हिसाब से औरंगजेब ठीक था नहीं था? आपको क्या पता? मुझे तो पता, बेईमान था वो, नच्चा था वो, आरामी था वो। अपने विचार तो बता। मैं तुझसे बता। तेरे हिसाब तो न मंदिर तोड़े ठीक है? मुझे पता ही नहीं। तेरे हिसाब, अरे पता तो ये सारी चीज है। अब तेरे हिसाब तो उन्हें अपने भाई मेरे बाप मेरे सीख रहा में सबसे पहला खतना हुआ किसका हुआ? ये भी नहीं पता, बताना तुझे ना बता। तेरे हिसाब से जो फिलिस्तीन में हो रहा, हमारे जो गैंग है, तेरे हिसाब उग्रवादी संगठन है, वो तेरे हिसाब से सही है गलत है? बता। फिलिस्तीन का झंडे का रहेगा कानपुर में, सही है गलत है? तो जो वहाँ लड़ रहे वो देखेंगे, जो यहाँ शासन चला रहे वो देखेंगे। हम खड़े तो रखने का मतलब है क्यों जाते रहेंगे? जन किसका था? तो 27 परिवार में अलग थे जो हम मेरे गए पहलगाम में। तो खड़ा बोले तो आर्मी देखते हैं या पाकिस्तान देखते हैं, आर्मी देखते हैं, हमको मतलब देखते हैं भाई। तो सरकार देखती है, हम वो क्यों आए, क्या हुआ कि सरकार का हौसला कितना भी बढ़ाओगे जी? यहाँ खाओ कम तरह के साथ जो देश था वो सारा खा दिया, तब पाकिस्तान को नहीं गए? फिर जब पाकिस्तान वालों की इतनी चिंता है तो पाकिस्तान को नहीं गए? मान लो हम जो है झंडा लेकर खड़े हो जाए या शोर मचाते फिर सड़कों पे, उसी से हो गए। होता तो नहीं? उसी से होता तो नहीं? फिलिस्तीन के नाम है वहाँ की पहाड़ बन जाएगा वहाँ। तो जिन्होंने करा था वो उन्हें पुलिस ने किस तरह क्या गिरफ्तार तो होंगे, लड़ भी बजाएगा, गिरफ्तार के बाद नहीं लड़ भी बजाएगा तो बजाई होगा उन पे। मैंने कहा लग रहा है फिलिस्तीन के नाम खड़े हो सको तो क्या भारत के नाम खड़े हो सकते? कोई एक अपना मार्का में बताया था, कोई एक संगठन ऐसा बताया था जो सब धर्मों के नाम का काम कर रहा, एक आधा संगठन का नाम बताया था तुझे। हमास के नाम का ही रुपया लग रहा है। हमास अपना सही जगह काम कर रहा, इसके बाद नहीं है। हमास अपनी जगह सही काम कर रहा है, हमारा जो संगठन है इससे तेरे हिसाब बढ़िया काम कर रहा। जिन्होंने हमला करवाया उन्हीं को पता। मुझे पता है कि आपका खून खौल रहा होगा, लेकिन इसको अपने अंदर रोक के रखिए। जब आप कभी मॉब लिंचिंग के हालात में फंस जाएं तो यकीन कीजिए इतनी आसानी से मत मरिएगा। इतना दम तो आप में भी है कि अगर 20 लोग आपको मार रहे हैं तो एक पर आप बिच्ची पड़ जाएं। बहरहाल सहारनपुर पुलिस ने जब ये वीडियो वायरल हुआ तो एज यूजुअल जो कॉपी पेस्ट ये लोग करते हैं वो कॉपी पेस्ट कर दिया, जैसे इन्होंने किया है। प्रकरण के संबंध में प्रभारी निरीक्षक गंगोह द्वारा जांच की जा रही है, जांचोपरांत आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। अब यहाँ पर सोचने और समझने की बात यह है, ऐसे कई मामलों में प्रशासन कॉपी पेस्ट वाला कमेंट कर देता है, लेकिन उसके बाद मुसलमान भूल जाते हैं, उसके बाद हम भूल जाते हैं और ना पुलिस से पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, जेल के अंदर का फोटो तो जारी करो या कुछ तो आप बताइए। अब इस मैटर में आप लोग कब तक नजर रखते हैं अपने आप से पूछिएगा। जब तक आप खुद अपने अंदर तब्दीली नहीं लाएंगे, जब तक आप खुद फॉलो अप नहीं करेंगे तो प्रशासन क्या ही करेगा। जैसे वो हमारी गलती ना होने पर भी हमारे पीछे पड़कर जेल में हमें डलवा देते हैं, तब तक सवाल प्रशासन से करते हैं जब तक मुसलमान बंद नहीं हो जाता। हम ऐसा क्यों नहीं करते? कई तरह के सवाल हैं जो दिल दुखाते हैं। आइए मैं आपको एक अपडेट देता हूं। शर्मिस्ता वो घटिया तरीन लड़की जो गाली बक बक कर अपने आप को कूल समझ रही थी। शायद ही हिंदुस्तान में कोई ऐसे माँ बाप हों
जिनकी बेटी गाली माँ बहन की, और घटिया तरीन ऐसी गालियां जो लौंडे तक नहीं बकते, वो गाली बक कर अपनी बेटी के मुंह से खुश हो रहे हैं। उन माँ बाप को छोड़कर जो गालियां बक कर लड़कियां और अपने जिस्म का प्रदर्शन करके पैसा कमा कर माँ बाप का मुंह बंद कर देते हैं। पैसा है ही बहुत मादरजात चीज। बहरहाल खबर यह है कि अरेस्ट शर्मिस्ता चलाया गया था हैशटैग, और ये फंस इसलिए गई क्योंकि जो जेन्युइन हिंदू हैं उन्होंने इसका साथ नहीं दिया। मैं वो वीडियो नहीं दिखाऊंगा जिसमें ये अपने भगवान को भी गाली बक रही है मजाक मजाक में। खैर, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर टिप्पणी करने वाली युवती गिरफ्तार हो, इसकी मांग उठाई गई, मांग की गई। अब मामला यह है कि पुणे से FIR हो चुकी है। धारा 196, 1A, 299, 353, 2 BNS के तहत। दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि ये वेस्ट बंगाल कलकत्ता में रहने वाली लड़की है। उधर अब शर्मिस्ता ने वही गेम खेला है जिस पर एक पूरी फिल्म PK आपको याद आ जाएगी। जैसे ही इसके पिछवाड़े में FIR की मिसाइल घुसी, इसके तमाम छेद बंद हो गए। इसने तमाम छेद टाइट करते हुए सबसे पहले अपनी DP हटाई। ध्यान से देखिए, सबसे पहले इसने ट्विटर से अपनी DP हटाई, और जैसे आमिर खान PK में करता था कि उड़ता हुआ जब थप्पड़ आता था तो सबसे पहले वो भगवानों की तस्वीर, देवताओं की तस्वीर गाल पर लगा लेता था। अब ऐसे में देखिए, इसने भी वही खेल खेला है। तुरंत इसने DP चेंज करी और फिर बैनर पर भारत का प्यारा तिरंगा लगा लिया। अब उसके बाद इसने ट्वीट करना बंद किया। हालांकि इसने 15 मई को माफी वीर की तरह माफी मांग ली थी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ माफी जरूरी नहीं है। फिर इसने देखिए, फिर जब हमने रिसर्च किया इसके अकाउंट पर, तो हमने देखा कि ये तो मोदी भक्त है, और मोदी जी की आड़ लेकर ये गालियां बकते हुए अश्लील और घटिया तरीन। अगर आपका देश का कोई दुश्मन है, आपका दुश्मन है, तो आप एक लिमिट में ही चीजें बोल सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पाकिस्तान को गाली मत बको, ये तुम्हारा अपना पर्सनल मैटर है, लेकिन समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि जब इसकी वीडियो वायरल हुई तो इसने बचने के लिए मोदी की प्रशंसा, प्रधानमंत्री की प्रशंसा, आर्मी की प्रशंसा और न जाने किस किस तरह की चाटुकारिता की। लेकिन FIR से तो प्रधानमंत्री भी नहीं बचा सकते, क्योंकि जो देश का कानून है वो सबके लिए बराबर है, चाहे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी हो या हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाली बेशरम शर्मिस्ता हो। फिलहाल रिपोर्ट के अनुसार शर्मिस्ता फरार है, लापता है, गायब है। देखने वाली और समझने वाली बात यह है, रिपोर्ट के मुताबिक ये महिला शर्मिस्ता जो है वेस्ट बंगाल में कलकत्ता में रहती है, और कलकत्ता में जो शक्ति चलती है वो बड़ी ईमानदार जो ममता बनर्जी बनती हैं उनकी पावर है। लेकिन कोलकाता पुलिस शर्मिस्ता को बचा रही है या फिर ममता बनर्जी बचा रही हैं, ये तो ममता बनर्जी ही जाने। अब जो मुसलमान ममता जी को फॉलो करते हैं उनको दोबारा से सोचना पड़ेगा। उधर अंध भक्तों की बहन के कई वीडियो सामने आए हैं। किस मिजाज की वो लड़की है वो नजर आ रहा है। अलग अलग प्रकार के लिंग जैसी चीजों का वो प्रदर्शन अपने गंदे व्लॉग के अंदर कर रही है। ये पता नहीं कौन सी और किसकी संस्कृति है, मैं किसी धर्म को तो नहीं कह सकता, लेकिन देखिए साइज ऑफ पेनिस। यहाँ पे आपको इस टाइप की वुडन स्ट्रक्चर में डिफरेंट साइजेस में पेनिस मिल जाएंगे। यू कैन सी दिस साइज, दिस वन, डिफरेंट शेप, डिफरेंट डिजाइन। इवन यहाँ पे देखो कितने अलग अलग तरह के डिजाइन भी हैं। क्यूट। व्हाट्स द प्राइस फॉर दिस? 3000 and this one 1500 and this the biggest one 10,000 rupees। समथिंग डिफरेंट, यूनिक डिजाइनिंग पेंट सब किया गया है। ये हैंडमेड, थोड़ा सा ऐसा डिजाइन भी है डायमंड्स को यहाँ पे बहरहाल दीदी अभी कस्टडी में है। कोई और जानकारी इस पर बिना वेरीफाई किए ऐसे बातें तो बहुत चल रही हैं। अब एक जो हिंदू समाज है राइट विंग, वो कोशिश कर रहा है कि ज्योति मल्होत्रा को मुसलमान घोषित कर दिया जाए, कह दिया जाए कि पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में आके इसने इस्लाम कबूल कर लिया था। बहुत गंदा और बहुत ही घटिया लेवल का षड्यंत्र चल रहा है कि घूम फिर के बात इस्लाम और मुसलमानों पर ही डाल दी जाए। लेकिन धीरे धीरे पत्ते खुलेंगे और अंधभक्तों की औकात सच में सामने आएगी। बड़ी अजीबो गरीब बात है, लेकिन ये बात सभी भारतीयों के दिमाग में है।
अफसोस ये है कि भाजपा के समर्थकों को पता है कि ये सब हो रहा है और करने वाला कौन है, लेकिन फिर भी वो आंख बंद करके मोदी जी को सपोर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ रहती है। इसी वजह से चुनाव सामने है और चुनाव में कुछ वादा न करना पड़े, इसीलिए मुसलमानों के घरों को तोड़ा जा रहा है, मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, ताकि हिंदू खुश होकर बिना कुछ वादा लिए मोदी जी का बटन दबा दे। अब आपके सामने जो खुलकर सवाल रखने वाले हैं वो सवाल रख ही रहे हैं। माननीय यशवंत सिन्हा, पूर्व केंद्रीय मंत्री, कह रहे हैं कि बिहार का चुनाव आ रहा है, पुलवामा हुआ तो चुनाव आ रहा था, पुरी में अटैक हुआ तो उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ और पूरी तरह फायदा उठाया गया। पुलवामा अटैक के नाम पर पीएम मोदी ने वोट मांगा था। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट करें। अब दोस्तों ये तस्वीर तो मैं दिखाई चुका हूं, शर्म नहीं आती मगर इनको। जो आदमी दूसरों से कहता है कि शहीदों पर और सेना पर राजनीति ना करो, आज वही पूरे हिंदुस्तान में शहीदों पर और सेना पर राजनीति कर रहा है। तभी मजबूर है आज भारत का हर व्यक्ति कि पहलगांव अटैक में असलियत क्या थी, अभी तक ये तक नहीं पता जो कांग्रेस ने पूछा है। तस्वीर देखिए, INC इंडिया ने ट्वीट किया, ट्वीट को न्यूज़ 24 ने पब्लिश किया और उसमें 4 जो आतंकवादी थे पहलगांव अटैक के बाद जो सरकार ने जारी की थी तस्वीरें, उस पर सवाल किया है। पहलगांव हमले के आतंकियों को लेकर कांग्रेस सरकार का सवाल है कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये चारों दरिंदे आतंकवादी कहाँ हैं। दोस्तों ये अपने में एक बहुत गहरी बात है। भारत के पत्रकार, यूट्यूबर्स ये सवाल डर के मारे नहीं कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने पूछा है कि बताइए आपने आतंकवादियों को मारा, मिटाया, तो ये चारों आतंकवादी गए कहाँ? इसकी जानकारी आपने खुद भारतवासियों को क्यों नहीं दी? दोस्तों जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर का बैनर लगवाकर, यहां पर स्टिकर लगवाकर भारतीय जनता पार्टी सेना का इस्तेमाल कर रही है, सेना पर राजनीति कर रही है, ये साफ दिखा रहा है कि पहलगांव के पीछे की सच्चाई कहीं खतरनाक तो नहीं है, कुछ और तो नहीं है। यह अपने में ही सवाल है और ये कांग्रेस बार बार पूछ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं दे रही है। वहीं दूसरी तरफ भारत के मुसलमानों से मोदी सरकार ने इतनी ज्यादा नफरत फैला दी है कि अब बच्चों के साथ भी, ऑब्वियसली कोई नई बात नहीं है, हिंदू मुसलमान हो रहा है। मुसलमान होने पर पुणे में, महाराष्ट्र में एक बच्ची को एडमिशन नहीं दिया गया। गुनाह ये था कि वो मुसलमान थी। जब बच्ची की मां ने पूछताछ की तो पता चला कि स्कूल की प्रिंसिपल जो आर्या है, लीजिए आपकी स्क्रीन पर जी सलाम डिजिटल मीडिया का सोर्स दिखा रहा हूं। मामला ये है दोस्तों, पढ़ लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ भी सकते हैं। स्कूल टीचर अनीता आर्या ने कहा मां के पूछने पर, बच्ची की मां के पूछने पर कि हमारे यहाँ सीट खाली नहीं है। जब लड़की की मां ने पूछताछ किया तो पता चला कि स्कूल के सचिव राजेश लालवानी और प्रिंसिपल सिमरन ज्ञानचंदानी ने वर्बली रूप से ये कहा था, मुंह से कहा था कि स्कूल में मुस्लिम समुदाय की लड़कियों को एडमिशन नहीं दिया जाएगा। अब मां ने जब सवाल किया तो बहसमबाजी हुई, पुलिस केस हुआ। अब फाइनल बात यह है कि पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और प्रिंसिपल साहिबा को जेल की हवा खानी पड़ सकती है। दोस्तों देश भर की खबरें हैं तो उत्तर प्रदेश की भी खबर जरूरी है। उत्तर प्रदेश, हमारे प्यारे उत्तर प्रदेश में खुशियों की लहर है, लोग उत्सव की तैयारी कर रहे हैं। विकास इतना ज्यादा आगे बढ़ चुका है कि अब हमारे ही कंट्रोल में नहीं है। अखबार आपके सामने है, टाइटल आपके सामने है, तैयारी कीजिए। मैंने तो पटाखे लाकर रख लिए हैं। आप भी अपने यूपी में विकास से खुश हैं तो भाई जश्न मनाना पड़ेगा। कॉरपोरेशन ने नियामक आयोग में ब्यौरा देकर घाटा सहने से हाथ खड़े कर दिए हैं। यूपी में बिजली की दरें 30% बढ़ाने की तैयारी, यानी बिजली अब हमारे यूपी में 30% बढ़ जाएगी। 30% बिजली महंगी हो जाएगी भाई। अब ये एक पैराग्राफ में पढ़ देता हूं, जानिए कितना बढ़ेगा बोझ। नियामक आयोग प्रस्ताव स्वीकार करता है तो उपभोक्ताओं पर हर महीना कम से कम 600 रुपये का बोझ बढ़ेगा। आय हाय, मजा ही आ गया। अब भाई तैयार हो जाओ,
मिनिमम हम जो यूपी में रहते हैं, हर घर में 4 से 5 हजार का बिल बड़े ही आराम से आएगा। 30% बिजली महंगी हो गई है। बल्ले बल्ले करो, उत्तर प्रदेश में जश्न का माहौल है। दिल्ली में तो विकास हो गया है, अब बारी है उत्तर प्रदेश की। ये हमारे भारत की तस्वीर है, ये भारत के हालात हैं। सोचिए, समझिए और ध्यान दीजिए दिमाग पर कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। हजरात, इसी के साथ इस नेशनल प्राइम टाइम का यही समापन। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।